नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनाव इंडिया का। मैं हूं अखिलेश शर्मा। बीजेपी ने मालेगांव बम धमाकों की आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को भोपाल से चुनाव मैदान में उतार दिया है। उनका मुकाबला कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह से होगा। बीजेपी भोपाल की इस चुनावी लड़ाई को उस कथित भगवा आतंकवाद के जुमले पर जनादेश के तौर पर पेश कर रही है जो यूपीए सरकार के वक्त शुरू किया गया। सबसे पहले उन्होंने जो बीज बोया है कि हमारे धर्म, सनातन धर्म और भगवा को जो अपमानित किया है, जो उन्होंने भगवा को आतंकवाद और हिंदुत्व को आतंकवाद बोला है, वो उनका हमारे लिए एक वो मुद्दा रहेगा। मुद्दा नहीं, मैं भगवा को सम्मान दिलाकर रहूंगी। प्रज्ञा ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रशांत श्रीकांत पुरोहित मालेगांव बम धमाकों के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। इन बम धमाकों में 7 लोग मारे गए थे, 100 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए थे। इस मामले में आरोप पत्र दायर हो चुका है, मुकदमा अभी चल रहा है। हालांकि एनआईए ने प्रज्ञा ठाकुर को क्लीन चिट दी थी, उन पर मकोका के तहत लगाए गए आरोप हटा दिए गए हैं, लेकिन यूएपीए के तहत मामला अब भी चल रहा है। वे फिलहाल जमानत पर हैं। जमानत मांगने का एक आधार खराब सेहत भी है। प्रज्ञा ठाकुर की जमानत के खिलाफ बम धमाके के पीड़ित परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दे रखी है, जिस पर अभी सुनवाई बाकी है। हिंदू आतंकवाद के मुद्दे पर एक और आरोपी स्वामी असीमानंद को समझौता ट्रेन धमाके में छोड़ दिया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदू आतंकवाद के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा था। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार में पीएम मोदी ने कहा था कि कांग्रेस ने शांति प्रिय हिंदुओं को आतंकवादी के तौर पर पेश किया और वोट के जरिए सजा दी जाएगी। आपको बताएं कि प्रज्ञा ठाकुर एबीवीपी में काम कर चुकी हैं। उन्होंने आरोप लगाया था कि हिरासत में उन्हें टॉर्चर किया गया और आरएसएस के वरिष्ठ नेताओं का नाम लेने का दबाव डाला गया। प्रज्ञा ठाकुर के मुकाबले में दिग्विजय सिंह है, जिन पर जोर शोर से कथित भगवा आतंकवाद के जुमले को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया था। वे एक किताब का विमोचन भी कर चुके हैं, जिसमें मुंबई के 26/11 हमले के लिए आरएसएस को जिम्मेदार बताया गया था। अब वे प्रज्ञा ठाकुर का स्वागत कर रहे हैं। मैं मां नर्मदा से साध्वी जी के लिए प्रार्थना करता हूं और नर्मदा जी से आशीर्वाद मांगता हूं कि हम सब सत्य, अहिंसा और धर्म की राह पर चल सकें। नर्मदे हर। तो सवाल है कि भोपाल में प्रज्ञा ठाकुर को मैदान में उतारकर क्या बीजेपी हिंदुत्व को प्रमुख मुद्दा बनाना चाह रही है? क्या यह नर्म हिंदुत्व की राह पर चल रही कांग्रेस को बचाव की मुद्रा में लाने की कोशिश है? ये 2 सवाल हैं आज के इस पूरे प्रोग्राम को लेकर के। और चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग, हमारे साथ स्काइप के जरिए जुड़ रहे हैं। दैनिक भास्कर के डिप्टी एडिटर संतोष जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। लेकिन पहले चलते मुंबई हमारे सहयोगी सुनील सिंह के पास। सुनील, मैं आपसे संक्षेप में जानना चाहूंगा कि ये जो पूरा मामला है प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ, इसकी अभी कानूनी स्थिति क्या है? देखिए, अभी कानूनी स्थिति ये है कि प्रज्ञा ठाकुर जो हैं साध्वी, उनके खिलाफ आरोप तय हो चुके हैं। वो फिलहाल जमानत पर हैं और इस पूरे मामले में मुकदमा चल रहा है। गवाही भी कुछ गवाहों की हो चुकी है। दरअसल 29 सितंबर 2008 को जब धमाका हुआ था, तो उस धमाके के लिए जिस एलएमएल फ्रीडम मोटरसाइकिल की इस्तेमाल हुई थी, उस फ्रीडम जो मोटरसाइकिल थी वो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की थी और इसीलिए उन्हें उस पूरे मामले में तब आरोपी नंबर 1 बनाया गया था। लेकिन एनआईए के पास जब मामला आया और एनआईए ने जांच की, तब एनआईए ने जब अपनी इंटरिम रिपोर्ट फाइल की, तब उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर सहित 4 से 5 और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ बहुत पुख्ता सबूत नहीं है कि ताकि उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए और साथ ही इस पूरे मामले में मकोका नहीं लगाया जा सकता है। तो अदालत ने, जो एनआईए की अदालत थी, उसने मकोका तो हटा दिया, लेकिन जो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर हैं उन्हें आरोपों से मुक्त नहीं किया। उन्हें जो एनआईए ने क्लीन चिट दी थी उस बात को नहीं माना और उनको आरोपी बरकरार रखा। बहस चली, उसको हाईकोर्ट में उसे चुनौती दी गई और लेकिन इसके बाद भी वो बरी नहीं हो पाई। लिहाजा आरोप तय हुए और आरोप जो तय हुए वो भी तकरीबन 17 आरोप सभी पे तय हुए हैं, जिसमें कि 7 आरोपी हैं साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर सहित, जो कि पहले गिरफ्तार हो चुकी थी। प्रसाद श्रीकांत कर्नल पुरोहित भी उसके तहत थे और इसके अलावा जो 2 फरार हैं जो कि प्लांटर बताए जाते हैं, संदीप डांगे और रामचंद्र कालसांगरा, इन सभी के खिलाफ आरोप तय हुआ और अब मुकदमा चल रहा है। इस दौरान
साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर सहित बाकी जो आरोपी गिरफ्तार थे सभी फिलहाल जमानत पे हैं। लेकिन जो दिलचस्प बात यह है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर लगातार बीमार रहती थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि जब एटीएस की कस्टडी में वो थी, बहुत बुरी तरह उनसे पीटा गया था, उन्हें प्रताड़ित किया गया था और बाद में उन्हें कैंसर की बीमारी हो गई थी, जिसका कि उनका इलाज भी चल रहा था। तो जो मेरिट के तहत जो मांग की गई थी जमानत की वो तो थी, साथ ही उनको बीमार रहने का भी एक बड़ा उसमें पुख्ता आधार बताया गया था और उसी को आधार बनाकर, उसी का बहाना बनाकर अमूमन ज़्यादातर जो है आरोपी वो सुनवाई के दौरान आते हैं, अदालत में आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया आपका बहुत बहुत पूरा इस जानकारी के लिए। संतोष, आपने सुना हमारे सहयोगी जो बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह से अब भी वो आरोपी हैं, उनके ऊपर चार्जेस फ्रेम किए गए। तो एक आरोपी, वो भी एक ऐसा गंभीर आरोप, आतंकवाद का आरोप, ऐसा नहीं कि चोरी चकारी का हो या किसी और दूसरे तरह का हो, लूटपाट का हो, आतंकवाद का आरोप जिस व्यक्ति के ऊपर हो, क्या उसको एक राष्ट्रीय पार्टी को अपना उम्मीदवार बनाना चाहिए? देखिए, इस पे बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, मुझे लगता है सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि बीजेपी की रणनीति क्या है इस मामले में। बीजेपी की एक जो पॉइंट रणनीति हम जिसको कह सकते हैं कि नो स्टोन अनटर्न्ड। बीजेपी अपने तर्कस में ऐसे कोई भी तीर जो है बचा के नहीं रखना चाहती जिससे चुनाव में कोई प्रॉब्लम हो। बीजेपी हालांकि अपनी जीत के प्रति 2019 के चुनाव को लेकर के बीजेपी बहुत आश्वस्त है, लेकिन अगर आप देखेंगे, आप बीजेपी को बहुत करीब से आप भी देखते हैं, जैसे अलायंस के लिए चीजें चली, राज्यसभा कैंडिडेट कुछ ऐसे उतारे, खुद अमित शाह जी जिनका 5 साल का कार्यकाल बचा हुआ है फिर भी लोकसभा में उतर रहे हैं, रविशंकर प्रसाद शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ उतर रहे हैं। तो और कैंपेन की स्ट्रेटजी को आप देखेंगे, दिग्विजय सिंह का ऐलान जो है 24 मार्च को हुआ था कि दिग्विजय सिंह वहां से चुनाव लड़ेंगे। दिग्विजय सिंह के खिलाफ कई नाम आए, जैसे 2 नाम प्रमुखता से आए, एक तो उमा भारती का और दूसरा शिवराज सिंह चौहान का, लेकिन इन दोनों ने मना कर दिया। तो जहां तक मेरी जानकारी है कि उसके बाद जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अमित शाह के दिमाग में एक बहुत क्लियर कट बात थी, क्योंकि बीजेपी एक तरफ राष्ट्रवाद, उसके बाद सोशल इंजीनियरिंग, जो आप बिहार का कोalition देख लेंगे उनका, चाहे महाराष्ट्र का कोalition देखेंगे, बिल्कुल सोशल इंजीनियरिंग उसमें की है उन्होंने। तो जहां तक मेरी जानकारी है कि करीबन ये 4 अप्रैल के आसपास की बात है, उत्तराखंड जा रहे थे अमित शाह और उसी दिन अमित शाह जी ने चीज तय कर ली थी और उन्होंने, संगठन महामंत्री हैं रामलाल जी, उनको ये मैसेज दिया था कि वहां से हम साध्वी प्रज्ञा को लड़ाएंगे। 4 तारीख को तय हो गया था जी। उसमें उन्होंने जो उनके वर्ड्स, जो उनके शब्द थे, जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक उन्होंने ये कहा था कि अगर हम लड़ाते हैं उनको, तो एक तरफ जो दिग्विजय सिंह को हराने वाली बात है, दिग्विजय सिंह के मुकाबले हम उनको खड़ा करेंगे। एक जो हिंदुत्व का मैसेज हमारा है, क्योंकि बीजेपी को आप देखेंगे 2014 में प्रधानमंत्री के मुंह से आप देखेंगे। मैं आपको 1 मिनट के लिए सिर्फ रखूंगा संतोष जी, क्योंकि हमारे साथ श्रवण गर्ग भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्काइप के जरिए हैं। श्रवण जी, आप क्या मानते हैं कि क्या एक आरोपी जो कि आतंकवाद की आरोपी है, जो कि जमानत पर है, जिनके खिलाफ चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं, क्या उन्हें उतारना चाहे कोई भी रणनीति हो जिसका कि संतोष जिक्र कर रहे हैं, क्या ये नैतिकता के आधार पर सही है? देखिए, इसमें मुद्दा यह है कि अभी जिस तरह के चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह के संकट में है, मतलब जीतने को जो आधार बनाया गया है, उसमें नैतिकता वगैरह की बात तो हम लोगों को छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि अगर हम ढूंढेंगे तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हमको मिल जाएंगे। जो अभी मेनका गांधी का जो भाषण है, जो अभी साक्षी महाराज का जो भाषण है, तो ये पूरा का पूरा मुद्दा अब ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये तय कर लिया है कि ये आखिरी मुद्दा है जिसको मैं इसको प्रज्ञा ठाकुर को एक आरोपी के तौर पे पेश नहीं करना चाहता कि उनके ऊपर कोई आरोप है या वो जमानत है। मैं भारतीय जनता पार्टी के उस चेहरे के रूप में देख रहा हूं जो इसका अंतिम पत्ता भारतीय जनता पार्टी ने डाला है ध्रुवीकरण की दिशा में, पोलराइजेशन की दिशा में। लेकिन श्रवण जी, एक दिलचस्प बात यह है कि आज जो बहस हो रही है प्रज्ञा ठाकुर को लेकर, इस पे कांग्रेस पार्टी हिस्सा नहीं ले रही है। तो जो हमने आज सवाल पूछा कि क्या इससे कांग्रेस, जो कि एक सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेलती हुई दिख रही थी, क्या वो बैकफुट पर आ गई है? हाँ, निश्चित रूप से बैकफुट पर आएगी, क्योंकि अब दिग्विजय सिंह के सामने संकट यह है कि उनको अपने मतों के लिए, क्योंकि देखिए इंदौर और भोपाल ये दोनों महत्वपूर्ण सीटें आखिरी वक्त के लिए भाजपा ने बचा के रखी थी और इन दोनों के लिए उनको कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के पास अभी भी इंदौर के लिए एक चेहरे की तलाश है और भोपाल में वो शिवराज सिंह को चाहते थे। शिवराज सिंह ने मना किया, जैसा ही संतोष बता रहे हैं, और उमा भारती लड़ना नहीं चाहती थी। तो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को
भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही सोच समझ के और बहुत ही जोखिम उठा के पेश किया है, जिसको कह सकते हैं कि अब ये जो चुनाव है बहुत सेकंड फेज का चुनाव है। देखिए ये इसमें बहुत सारी पहले फेज के चुनाव में ये मुद्दा नहीं था, अब सेकंड फेज में जब एंटर किया है तो इसके बाद जो चीजें बनने वाली हैं वो ऐसी बनेंगी। 188 सीटों पर कल के बाद चुनाव संपन्न हो जाएगा जी। तो अब भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि इस मुद्दे को आर पार की लड़ाई में अगर बदलना है तो उसको एक हिंदुत्व के कट्टर हिंदुत्व बनाम बाकी को इसमें खड़ा करना पड़ेगा। जी, तो ये मैं आपसे चर्चा जारी रखूंगा, माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे अभी एक ब्रेक लेना होगा। संतोष, हम आपके पास भी आएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। क्या भोपाल सीट पर अब एक कड़ा मुकाबला होगा? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्रवण जी जुड़े हुए हैं, साथ ही दैनिक भास्कर के डिप्टी एडिटर संतोष जी भी हमारे साथ हैं। श्रवण जी, आपसे समझना चाहूंगा कांग्रेस के भीतर की राजनीति को। भोपाल की जो सीट है वो 84 के बाद से कांग्रेस ने कभी नहीं जीती। कमलनाथ ने दिग्विजय सिंह को उतारा जबकि वो राजगढ़ से चुनाव लड़ना चाहते थे। क्या ये कांग्रेस की अपनी अंदर की भी राजनीति है निपटाने वाली? देखिए ऐसा, इसको 89 के बाद से बीजेपी ने कभी इस सीट को जीता नहीं, 89 के बाद से भोपाल की सीट को, और उसके बहुत सारे कारण हैं। इसमें डेमोग्राफी भी है कि 70% के करीब 69% के करीब हिंदूज हैं वहां और 26% के करीब मुस्लिम्स हैं। पर यह मुद्दा नहीं है। देखिए कांग्रेस की अंदरूनी पॉलिटिक्स को लेकर काफी चलता रहा है। दिग्विजय सिंह के लिए बहुत ही सुरक्षित सीट थी राजगढ़ की, वो चाहते भी थे वहां से लड़ना, पर सवाल यह है कि भोपाल से आखिर किसको लड़वाना चाहिए? क्या वॉकओवर दे देना चाहिए भोपाल की सीट पे? वही स्थिति इंदौर की सीट में है। अंदरूनी पॉलिटिक्स का तो इसमें एलिमेंट केवल यह है कि दिग्विजय सिंह को उनकी मर्जी के हिसाब से सीट नहीं दी गई। उनको ऑफर किया या तो इंदौर से लड़िए या भोपाल से लड़िए, किसी कठिन सीट से लड़ना चाहिए। उनको लगा कि भोपाल राजधानी है, यहाँ उनको बहुत सारा सपोर्ट सिस्टम है, एमएलएस जो हैं वो उनको काफी सपोर्ट कर सकते हैं, पॉपुलेशन का जो प्रोपोर्शन है वो श्रवण जी, बस माफ कीजिएगा, मुझे संतोष जी से भी एक छोटी सी टिप्पणी ले लूं, फिर उसका मुझे प्रोग्राम अपना खत्म करना होगा। आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी की रणनीति, इसका आप जिक्र कर रहे थे कि वो भोपाल ही नहीं बल्कि सब दूर संदेश एक देना चाहते हैं, कथित हिंदू आतंकवाद का जो मुद्दा है उसको सेंटर स्टेज पे लाना चाह रहे हैं? निश्चित तौर से, क्योंकि महाराष्ट्र में भी हमने देखा था कि पीएम मोदी ने इस मुद्दे को उठाया। बिल्कुल बिल्कुल, पहली बार आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री ने हिंदू शब्द की बात की थी। बिल्कुल, बीजेपी इसका फायदा सिर्फ भोपाल ही नहीं पूरे देश भर में उठाना चाहती है, क्योंकि ये एक प्रतीकात्मक है जो खासतौर से दिग्विजय सिंह के खिलाफ उतारा गया है। तो दिग्विजय सिंह हिंदू टेरर शब्द जो है, भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद शब्द की जो कह सकते हैं कि शुरुआत उन्होंने की थी, तो भाजपा उनको हरा करके ये एक मैसेज पूरे देश भर में भी देना चाहती है। और अब दिग्विजय सिंह के लिए बड़ी चुनौती है, जैसा आपने कहा कि बिल्कुल अभी कांग्रेस में भी उनको टारगेट किया जा रहा है। अब प्रज्ञा ठाकुर जब चुनाव में सामने हैं, दिग्विजय सिंह उनके खिलाफ क्या बोलते हैं? अगर वो निश्चित तौर से प्रज्ञा के खिलाफ कुछ बोली उन्होंने सिर्फ, हाँ, लेकिन आने वाले जब चुनाव की गर्मी बढ़ेगी, चुनावी पारा जब चढ़ेगा, तब जब आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के प्रति शुरू होंगे, तब मुझे लगता है कि कहीं ऐसा कुछ निकला तो बीजेपी फिर उसका फायदा उठाएगी। और बीजेपी हर चुनाव में, अगर आप यूपी का चुनाव देख लें, बीजेपी इस तरीके से एक जो ध्रुवीकरण की बात श्रवण जी ने कही, ध्रुवीकरण की कोशिश होती है, क्योंकि बीजेपी का ये एक अपना कोर इशू रहा है शुरू से। लेकिन बीजेपी उसके साथ साथ इस बार जो चुनावी उसकी स्ट्रेटजी है उसमें राष्ट्रवाद भी है, विकास भी है। और मैंने जो शुरू में कहा कि कोई भी ऐसा तीर जो है वो अपने तर्कस में रखना नहीं चाहिए। जी संतोष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। श्रवण जी, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चुनाव इंडिया का में इतना ही, देखते रहिए NTV इंडिया।